Hello guys, in this video we will discuss simplification of CFG। किसी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को किस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं या ऑप्टिमाइज करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ऑल द ग्रामर्स आर नॉट ऑलवेज ऑप्टिमाइज। दिया हुआ ग्रामर हमेशा ऑप्टिमाइज नहीं होता, सिंप्लीफाइड नहीं होता, क्योंकि all the production rules and symbols may not be needed for the derivation of strings in a CFG due to useless symbols। ये useless symbols क्या होते हैं? इसमें दो तरह के symbols हम लोग देखते हैं, नॉन जनरेटिंग symbols and नॉन रीचेबल symbols। नॉन जनरेटिंग symbols and नॉन रीचेबल symbols। इस तरह के symbols को हम लोग useless symbols कहते हैं, जिसकी हमें प्रोडक्शंस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। यूजलेस सिंबल्स के नॉन जनरेटिंग सिंबल्स क्या होते हैं? यदि हम एक प्रोडक्शन ले, यहाँ हमने एक प्रोडक्शन लिया है S2AC या S2B, देन A2D, C2C, E2E एंड B2BA। इस प्रोडक्शन से यदि इसके हम पार्ट्स ट्री बनाए तो S के फर्स्ट प्रोडक्शन से S2AC से हम S को A और C पर सेंड कर सकते हैं, और इसके इस प्रोडक्शन से A2D से A से हम D पे जा सकते हैं। अगेन C2C से हम C से स्मॉल C पे आ सकते हैं। यानी इस पार्ट ट्री से हम स्टार्टिंग से टर्मिनल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी प्रोडक्शंस के यदि हम S के सेकेंड प्रोडक्शन S2B को लें तो S2B लिखेंगे। इसी प्रोडक्शंस के S के यदि सेकेंड प्रोडक्शन B को हम ले तो S2B तो जा सकते हैं, अगेन B2 हम BA भी जा सकते हैं, और इस BA से यदि हम फिर इसे डिराइव करें तो B2 BA जाएंगे। लेकिन कभी भी ये B हमारा टर्मिनेट नहीं होगा। तो इस तरह के जो प्रोडक्शंस होते हैं जिससे हम स्टार्टिंग से टर्मिनल पे नहीं पहुंच पाते, ऐसे प्रोडक्शंस को हम लोग नॉन जनरेटिंग प्रोडक्शन कहते हैं। तो इस दिए हुए प्रोडक्शंस में S2B का जो ये प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन मेरा नॉन जनरेटिंग होगा, और इस तरह के प्रोडक्शन को हम अपने प्रोडक्शन से रिमूव करते हैं। दूसरा सिंबल होता है नॉन रीचेबल सिंबल। नॉन रीचेबल सिंबल कहने का मतलब हुआ S से यदि हम स्टार्ट करें तो A और C पे जा सकते हैं, S से हम B पे भी जा सकते हैं, S से हम यदि E पे जाना चाहें तो मेरे पास इस तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं है जिससे हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट S से E पर जा सकें। तो यहाँ पर जो ये प्रोडक्शन दिया हुआ है E2E, ये मेरा नॉन रीचेबल सिंबल कहलाएगा। इस तरह ये दो तरह के सिंबल्स होते हैं जो यूजलेस सिंबल्स कहलाते हैं, और इस तरह के प्रोडक्शंस में हम S2B इस प्रोडक्शंस को रिमूव करेंगे और ये नॉन रीचेबल सिंबल को भी रिमूव करेंगे। अगेन B2BA का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा, तो इस प्रोडक्शंस को भी हम रिमूव कर देंगे, देन हमारा ये प्रोडक्शन सिंप्लीफाई होगा। ऐसे सिंबल्स को हम लोग यूजलेस सिंबल्स कहते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें तीन तरह से सिंप्लीफाई करना होगा। फर्स्ट होगा रिडक्शन ऑफ CFG या एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल्स, जिसके बारे में अभी हमने बताया। दूसरा होता है रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन क्या है? यदि A2 हमारा A2B है, B2M दिया हुआ है और M2A ले लें, तो इस प्रोडक्शंस में B2M का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये यहाँ पर ट्रांजिटिव ट्रांजैक्शंस है, क्योंकि यदि A2B को हम इस पूरे प्रोडक्शंस को इस तरह से लिख दें, A2B की जगह पे इस प्रोडक्शंस का हम M को यूज कर लें तो A2M भी लिख सकते हैं, और अब M2A को यदि यूज करें तो हम अपने स्टार्टिंग सिंबल से टर्मिनल पे पहुंच सकते हैं। इस तरह से यदि इस तरह के प्रोडक्शंस जो यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसके बोथ साइड्स लेफ्ट और राइट में सिंगल वेरिएबल्स हो और इस तरह का कुछ कंडीशंस दिए हुए हो, तो ऐसे प्रोडक्शंस को हम यूनिट प्रोडक्शन कहते हैं। और इस तरह के प्रोडक्शंस का भी हमें प्रोडक्शंस में या रिक्वायर्ड ग्रामर में यदि रिमूव भी कर दें तो हमारा ये ग्रामर अपने तरीके से काम कर लेगा। देन नेक्स्ट टाइप होता है रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। यदि किसी प्रोडक्शंस में A2 नल दिया हुआ है तो इस तरह के प्रोडक्शंस को भी A2 यदि नल दिया हुआ है तो ऐसे प्रोडक्शंस को भी हम रिमूव करते हैं। इस तीन तरह के पार्ट्स को रिमूव करने को ही हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG कहेंगे।
इस तरह से इसकी कंप्लीट डेफिनेशन होगी। All the grammars are not always optimized, so all the production rules and symbols may not be needed for the derivation of strings in a CFG. Due to this useless symbols, in which we remove the non-generating symbols and non-reachable symbols. Also, there may be some null productions and unit productions. The elimination of these productions and symbols is called the simplification of CFG. Generally, simplification comprises the following steps: reduction of CFG, that is also known as elimination of useless symbols; second, removal of unit productions; and third, removal of null productions. इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, रिडक्शन ऑफ CFG और एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल्स। इस स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए हम दो मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा डिपेंडेंसी ग्राफ से रिलेटेड होगा और सेकेंड मेथड में हम रूल्स को यूज करेंगे। मेथड 1 कहता है कि यदि हमारा ये प्रोडक्शंस दिया हुआ है तो इस प्रोडक्शंस को इस मेथड में डिपेंडेंसी ग्राफ से बनाने के लिए हम दो स्टेप यूज करेंगे, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 में हम नॉन जनरेटिंग सिंबल्स को रिमूव करेंगे और स्टेप 2 में नॉन रीचेबल सिंबल को रिमूव करेंगे। किसी भी प्रोडक्शंस के दो तरह के सिंबल्स होते हैं, एक जनरेटिंग, दूसरा नॉन जनरेटिंग। किसी प्रोडक्शंस का जनरेटिंग सिंबल्स क्या है ये जानने के लिए जो भी प्रोडक्शंस दिए हुए हैं उस प्रोडक्शंस के जितने भी टर्मिनल्स हैं उनको हम किसी जगह पर राइट करते हैं। ये हमारा ए है, दूसरा टर्मिनल सिंबल सी है और तीसरा टर्मिनल सिंबल ई है। तो इस दिए हुए प्रोडक्शंस में तीन हमारे टर्मिनल्स हैं, इसी सेट को हम जनरेटिंग सिंबल्स कहते हैं। किसी प्रोडक्शंस के जितने भी टर्मिनल्स होते हैं दे आर कॉल्ड जनरेटिंग सिंबल्स। इस जनरेटिंग सिंबल्स से अदर जनरेटिंग सिंबल्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम इस स्टेप 1 के अदर स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले दिए हुए प्रोडक्शन से हम जनरेटिंग सिंबल्स यानी टर्मिनल्स को किसी एक सेट में रखेंगे। सिंस टर्मिनल आर जनरेटिंग सिंबल्स, इस टर्मिनल को डिराइव करने वाले जो भी प्रोडक्शंस होंगे, जैसे ए को डिराइव करने का प्रोडक्शंस मेरा ए टू ए है तो इसका ए भी हमारा जनरेटिंग होगा। तो यदि इस सेट के साथ ए को हम इंक्लूड करें तो एक नया जनरेटिंग सिंबल सेट बनेगा। ACE तो हमारा है ही, इस ए को जनरेट करने का जो प्रोडक्शन है ए टू ए, इससे हमें एक जनरेटिंग सिंबल मिलेगा जिससे हम इस सेट में ऐड कर लेंगे। दूसरा टर्मिनल हमारा सी है और इस सी को जनरेट करने का प्रोडक्शन सी टू सी है तो इसमें इस सी को भी हम अपने जनरेटिंग सिंबल्स में ऐड कर देंगे। देन नेक्स्ट हमारा जो टर्मिनल है वो ई है और इसे डिराइव कर रहे हैं हम ई से, तो ई भी हमारा जनरेटिंग सिंबल्स होगा। इस तरह से और कोई भी हमारा जनरेटिंग सिंबल्स इस प्रोडक्शंस में नहीं है। फाइनली मेरे पास जो जनरेटिंग सिंबल्स के सेट हो गए वो ये बन गए। फर्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले टर्मिनल को फाइंड आउट किया, उसकी सेट बनाई और दूसरे पार्ट में इस टर्मिनल को डिराइव करने के जो भी हमारे पास इस टर्मिनल को डिराइव करने के जो भी प्रोडक्शन है उसके लेफ्ट साइड में जो टर्मिनल्स दिए हुए हैं वे भी इस सेट के मेंबर्स होंगे। इस तरह से हमें नया जनरेटिंग सिंबल सेट मिल गया, ACE टर्मिनल, कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल ई, ये हमारे वेरिएबल और नॉन टर्मिनल हो। ये 6 सिंबल्स हमारे जनरेटिंग सिंबल्स कहलाएंगे इस प्रोडक्शंस के लिए। अब इसके हेल्प से हम जनरेटिंग और नॉन जनरेटिंग सिंबल्स को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए जो भी हमारा ये सेकंड सेट मिला है, इस सेट को बनाने वाले जितने भी प्रोडक्शंस होंगे जिनसे ये डिराइव होते हों उनको हम जनरेटिंग कहेंगे और जो इनसे डिराइव नहीं होंगे उनको हम नॉन जनरेटिंग कहेंगे। नॉन जनरेटिंग पता करने के लिए हम इस सारे सिंबल्स को दिए हुए प्रोडक्शंस के राइट हैंड साइड में चेक करते हैं। S to AC में A और C ये दोनों हमारे इस जनरेटिंग के पार्ट हैं, तो S to AC हमारा जनरेटिंग होगा, S to AC हमारा जनरेटिंग बन जाएगा। लेकिन इसी S के दूसरे प्रोडक्शन में S to B ये हमारा जनरेटिंग नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में जो सिंबल दिया हुआ है वो सिंबल इस जनरेटिंग सिंबल्स का मेंबर नहीं है। इसके मेंबर नहीं होने से ये हमारा जनरेटिंग प्रोडक्शन नहीं हो। नेक्स्ट प्रोडक्शन को देखें ए टू ए, तो इसमें ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों ही हमारे जनरेटिंग के पार्ट है, इसलिए ये भी मेरा जनरेटिंग है। नेक्स्ट जो प्रोडक्शन है उसमें सी टू सी, इसके दोनों मेंबर्स लेफ्ट और राइट हमारे जनरेटिंग के हैं, इसलिए ये भी जनरेटिंग होगा। लेकिन इसी सी का जो दूसरा प्रोडक्शन है सी टू बी सी, इसके पहले हमारा ए टू ए था, ये जनरेटिंग होगा। सी टू सी भी मेरा जनरेटिंग होगा, लेकिन सी टू बी सी ये मेरा जनरेटिंग नहीं है। रीजन सी के राइट हैंड साइड में जो सिंबल्स दिए गए हैं उस दोनों सिंबल्स में सी तो मेरा जनरेटिंग का पार्ट है, बट बी हमारा जनरेटिंग सेट का पार्ट नहीं है। इस बी के कारण ये पूरा प्रोडक्शन मेरा नॉन जनरेटिंग कहलाएगा और ऐसे प्रोडक्शंस को हम रिमूव कर देंगे अपने प्रोडक्शन से। यहाँ पर जितने भी राइट हैंड साइड के सिंबल्स हैं यदि वो इस सेट से बिलोंग करते हैं, कंप्लीट हो या सिंगल टर्मिनल हो, तो वो सब जनरेट होंगे। जैसे यहाँ पर ए और सी कंप्लीट हमारा इसमें है, इसलिए ये प्रोडक्शन मेरा जनरेटिंग हो गया। लेकिन इसमें बी कंप्लीटली इसमें नहीं है, इसलिए ये मेरा नॉन जनरेटिंग हुआ। ए टू ए, इसका ए हमारा इसके अंदर है जो कि टर्मिनल है, इसलिए ये भी मेरा जनरेटिंग होगा। सी टू सी ये भी मेरा जनरेटिंग होगा। सी टू सी ये भी जनरेटिंग है, लेकिन सी के ये पोर्शन ये प्रोडक्शन मेरा जनरेटिंग नहीं है ड्यू टू दिस बी, क्योंकि बी सी में ये बी हमारा इस जनरेटिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए ये पार्शियल जनरेटिंग है, पार्शियल नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्शंस को हम रिमूव करते हैं। अगेन ई टू ए देखें तो इसका फर्स्ट प्रोडक्शन का राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है ए और स्मॉल ए और कैपिटल ए इसका पार्ट है, इसलिए ये भी हमारा जनरेटिंग कहलाएगा। ई टू स्मॉल ए एंड कैपिटल ए ये मेरा जनरेटिंग कहलाएगा। और नेक्स्ट है ई का दूसरा प्रोडक्शन ई टू ई, ये भी मेरा जनरेटिंग होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस पूरे दिए हुए प्रोडक्शंस में जितने भी प्रोडक्शंस हैं उस सारे प्रोडक्शंस में जितने भी जनरेटिंग है उनको हमने टिक से दिखाया है और जो नॉन जनरेटिंग है उसको हम क्रॉस कर दिया है। नाउ वी चेक जनरेटिंग सिंबल्स इन राइट हैंड साइड। जनरेटिंग सिंबल्स पता करने के लिए इस सेट से जनरेटिंग सिंबल्स को पता करने के लिए इस सारे सिंबल्स को राइट हैंड साइड में चेक करते हैं टू सी वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट। यदि वो प्रेजेंट है, इफ प्रेजेंट द प्रोडक्शन इज जनरेटिंग, अदरवाइज नॉन जनरेटिंग। तो इस तरह से इस पूरे प्रोडक्शन में दो प्रोडक्शन हमारे हो गए, एस टू बी एंड सी टू बी सी आर नॉन जनरेटिंग, हेंस वी रिमूव देम फ्रॉम द ग्रामर। अब इन दोनों को यदि हम अपने इस ग्रामर से निकाल दें, आफ्टर रिमूविंग नॉन जनरेटिंग सिंबल्स वी गेट द फॉलोइंग प्रोडक्शंस जो हमारे इस ग्रामर के पार्ट होंगे आफ्टर रिमूविंग नॉन जनरेटिंग सिंबल। ये मेरा स्टेप 1 था जिस स्टेप से हम नॉन जनरेटिंग सिंबल्स को रिमूव किया। दूसरे स्टेप में हम अब नॉन रीचेबल सिंबल्स को रिमूव करेंगे। नॉन रीचेबल सिंबल्स को रिमूव करने के लिए स्टेप 2 में रिमूव नॉन रीचेबल सिंबल्स वी ड्रॉ द डिपेंडेंसी ग्राफ। इसके लिए हम लोग डिपेंडेंसी ग्राफ बनाते हैं और डिपेंडेंसी ग्राफ बनाने का तरीका ये होगा कि जो भी हमारा स्टेप 1 से प्रोडक्शंस मिले हैं उसके स्टार्टिंग सिंबल से हम यदि ग्राफ खींचे एस टू ए सी, एस से हम ए पे जा रहे हैं, एस से हम सी पे भी जा रहे हैं। ये हमारा टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इस प्रोडक्शंस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सी भी मेरा केवल टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन ई टू ए इसमें हमारा एक प्रोडक्शन है जो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल बोथ को जनरेट कर रहा है, डिराइव कर रहा है, इसलिए ई हमारा यहाँ पर आएगा। लेकिन एस से ई का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है या इनडायरेक्ट भी एस का ई से कोई कनेक्शन नहीं है। डायरेक्ट हम ई तक या इनडायरेक्टली ई तक हम एस से नहीं पहुंच सकते। तो यदि किसी प्रोडक्शन में वैसा कोई वेरिएबल हो जो हमारे स्टार्टिंग सिंबल से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रीचेबल नहीं हो, तो ऐसे सिंबल्स को हम नॉन रीचेबल सिंबल कहेंगे। इस पूरे में हमारा ई नॉन रीचेबल सिंबल होगा क्योंकि ई से ए बैक
डायरेक्शन जा रहा है, एस से ई तक नहीं आ रहे हैं, ई से हम ए जा रहे हैं, तो एस से ई तक आने का कोई हमारे पास डायरेक्शन नहीं होने की वजह से ये नॉन रीचेबल सिंबल हुआ। और इस तरह के सिंबल्स जिस प्रोडक्शंस में होंगे उस प्रोडक्शंस को हम अपने प्रोडक्शन से रिमूव कर देंगे। यहाँ पर ये प्रोडक्शन मेरा नॉन रीचेबल होगा, इसे हम यहाँ से रिमूव करेंगे। ई इज नॉन रीचेबल फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल, सो वी रिमूव इट फ्रॉम द ग्रामर। आफ्टर रिमूविंग नॉन रीचेबल वी गेट द फाइनल ग्रामर। यदि उसमें से उस प्रोडक्शंस को हम रिमूव कर दें, इस प्रोडक्शन को रिमूव करें, तो जो फाइनल सेट मिलेगा वो S to AC, A to A एंड C to C। अब यदि इसका हम ग्राफ खींचें तो S से फर्स्ट प्रोडक्शन से S से हम A और C पे जाएंगे, A से हम टर्मिनल A पे आएंगे और C से हम स्मॉल टर्मिनल C पे जाएंगे। इस तरह से हम स्टार्टिंग सिंबल से टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे। ये जो प्रोडक्शंस होगा, ये प्रोडक्शन दिए हुए प्रोडक्शंस का सिंप्लीफाइड प्रोडक्शंस होगा और ऑप्टिमाइज प्रोडक्शंस कहलाएगा। ये मेरा मेथड 1 था। इसी तरह से हम दूसरे मेथड से भी ये काम कर सकते हैं। दूसरे मेथड से इस काम को करने के लिए हम मेथड 2 देखेंगे और इस मेथड 2 में 2 फेज होंगे, फेज 1 एंड फेज 2। फ्रॉम द CFG वी डिराइव एन इक्विवेलेंट ग्रामर G डैश। जो हमारा ग्रामर दिया हुआ है G, जिसके प्रोडक्शंस दिए हुए थे ऊपर, उस ग्रामर को ओरिजिनल ग्रामर कहेंगे और इस ग्रामर से हम कुछ प्रोडक्शंस को रिमूव कर न्यू ग्रामर बनाएंगे, जिसको हम इक्विवेलेंट ग्रामर G डैश से डिनोट करें, सच दैट ईच वेरिएबल डिराइव सम टर्मिनल स्ट्रिंग। अब इस G डैश में कौन से प्रोडक्शंस को रखना है, तो इस G डैश में हम उस प्रोडक्शंस को रखेंगे जिससे हमारा कोई टर्मिनल सिंबल डिराइव होता हो। तो ऐसे टर्मिनल सिंबल्स को के सेट्स को हम G डैश कहेंगे। इसके लिए इस फेज 1 के 4 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप्स में इंक्लूड ऑल सिंबल्स इन W1। हम एक W नाम का सेट बना रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग हम 1 से करते हैं। दैट डिराइव सम टर्मिनल, इसके अंदर हम वो सारे रखेंगे जिससे हमारे टर्मिनल डिराइव हो रहे हैं, इसको हम W1 कहेंगे। देन वी इंक्लूड ऑल सिंबल इन WI+1। W1 के बाद नेक्स्ट जो हमारा बनेगा WI+1, दैट इज W2। इस W2 में हम वो सारे प्रोडक्शन से रखेंगे जिससे ये टर्मिनल हमारा बना है या जिससे हम वो टर्मिनल डिराइव कर रहे हैं, और ये मेरा W2 होगा। इनको इंक्लूड करने के बाद हम फिर स्टेप 3 में जाएंगे और I की वैल्यू, यानी यहाँ पर W1 के बाद W2, W2 से हम W3 पे जाएंगे, W3 नाम का सेट बनाएंगे और इस W3 में जो करंट है, अब इसके प्रीवियस जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे सिंबल्स इसके अंदर रखेंगे और इस सिंबल से जो नए सिंबल्स डिराइव होंगे उनको हम इंक्लूड कर लेंगे W3 में। After including this, again we increase the value of I, that is W4, और इस W4 में अपने प्रीवियस सारे सेट्स को, इस पूरे सेट्स को रखेंगे और इस सेट से जो नए प्रोडक्शंस डिराइव होंगे उनको हम W4 में रखेंगे। ये कंटिन्यू रखेंगे। ये कब तक कंटिन्यू रखना है? जब तक 2 कंजिक्यूटिव, यदि W3 का सिंबल्स और W4 का सिंबल्स मैच कर जाता है तो हम W4 के बाद आगे कंटिन्यू करना रोक देंगे। इसी चीज को हमने स्टेप 1 में लिखा है, इंक्लूड ऑल सिंबल्स इन W1 दैट डिराइव सम टर्मिनल एंड इनिशियलाइज इट I = 1। यहाँ पर यदि I रखे तो WI। नेक्स्ट सिंबल मेरा WI+1 होगा, जिसको नेक्स्ट कह रहे हैं, दैट डिराइव WI। जो प्रीवियस WI है यानी इसके अकॉर्डिंग W1, इस W1 से जो भी डिराइव होगा उस सेट को भी हम WI+1 में रखेंगे। एंड इंक्रीमेंट I एंड रिपीट स्टेप 2 अंटिल WI+1 = WI। हम ये काम तब तक करेंगे जब तक 2 कंजिक्यूटिव वर्ड्स इक्वल नहीं हो जाए। इंक्लूड ऑल प्रोडक्शन रूल्स दैट हैव WI इन इट। यदि ये दोनों इक्वल हो गए तो हम उस सारे रूल्स को इंक्लूड कर लेंगे जिससे हमारा WI, लास्ट WI बना हुआ है।
ये मेरा फेज 1 था। हो सकता है ये अभी कुछ समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब इसके एग्जाम्पल्स को यूज करेंगे देन वी विल इजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज स्टेप्स। ये मेरा फेज 1 था। देन नेक्स्ट फेज में, फेज 2 में, we include the start symbols in y1 and initialize I equal to 1। यदि ये wi है और I की वैल्यू 1 रखे तो ये मेरा y1 होगा, और इस y1 में हम स्टार्ट सिंबल को इंक्लूड करेंगे। इन स्टेप टू इंक्लूड ऑल सिंबल इन y+1। नेक्स्ट y में हम उस सारे सिंबल्स को इंक्लूड करेंगे जिससे हमारा ये y1 बना है, या स्टार्ट सिंबल से जो भी डिराइव हो रहे हैं वो मेरे yi+1 के सेट में होंगे, और yi का भी वैल्यू होगा। दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम yi एंड इंक्लूड ऑल प्रोडक्शन रूल्स दैट हैव बीन applied. Then in step we increment I and repeat step 2 until yi+1 equal to yi। जब तक कि दो कंजिक्यूटिव y की वैल्यू इक्वल नहीं हो जाए हम स्टेप 2 को रिपीट करते रहेंगे। इस चीज को समझने के लिए हम वही प्रीवियस एग्जाम्पल को फिर से यूज करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या सिंप्लीफाइड प्रोडक्शंस मिलता है। सबसे पहले हम उस प्रोडक्शंस को लिखा, उस ग्रामर को लिया, और इस ग्रामर के जितने भी टर्मिनल्स हैं उस टर्मिनल का सेट टी हमने बनाया। इसमें हमारा टर्मिनल ए, सी, ए ऑलरेडी है, ई, ये 3 टर्मिनल्स है। इस सेट को हमने रखा, और जैसा कि फेज 1 के स्टेप 1 में हमने कहा था कि जो भी मेरे टर्मिनल्स हैं वो टर्मिनल जिस सिंबल से डिराइव हो वो सिंबल्स हमारा W1 का सेट होगा। स्मॉल ए, ये टर्मिनल हमारा कैपिटल ए से आ रहा है इसलिए W1 में ए को इंक्लूड किया। सी हमारा इस प्रोडक्शन से आ रहा है इसलिए इसे भी हमने इंक्लूड कर लिया W1 में, और ई हमारा इस टर्मिनल से आ रहा है। जो भी टर्मिनल्स में टर्मिनल सेट में जो भी टर्मिनल्स सिंबल हैं उससे जो भी डिराइव्स हो रहे हैं उसके सारे नॉन वेरिएबल्स को हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। यही चीज हमने लिखा कि ए टू ए से हमने ए को रखा, सी टू सी से हमने सी को रखा, और ई टू ई से हमने ई को रख लिया। ये मेरा W1 कहलाएगा। नेक्स्ट अब W2 को हम यूज करेंगे। इस ACE से हमारे दिए हुए प्रोडक्शंस में जो भी प्रोडक्शंस बन रहे हैं राइट हैंड साइड में हम चेक करेंगे। इसके AC राइट हैंड साइड में है तो ये प्रोडक्शन S2AC से हमें एक न्यू प्रोडक्शन, एक न्यू सिंबल्स मिलेगा जो S है। यदि इसको हम इसमें इंक्लूड कर लें तो मेरा नेक्स्ट W2 जो है वो ACE और S बनेगा। ये मेरा W2 हो गया। अदर प्रोडक्शंस को देखें S2B, तो S2B में राइट हैंड साइड में जो सिंबल्स है वो सिंबल्स इस W2 का मेंबर नहीं है, इसलिए इस W2 के मेंबर नहीं होने से इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। यहाँ पर A to A ऑलरेडी आ चुका है, C to C हम नहीं देखेंगे। C to BC, C to BC में हमारा C तो इसमें है लेकिन B हमारा इस W2 का मेंबर नहीं है, इसलिए इसको भी हम डिस्कार्ड करेंगे। अगेन E to AA, तो ये दोनों सिंबल्स में ए हमारा यहाँ पे है इसलिए इसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस पूरे प्रोडक्शंस में देखा तो S2B और C2BC ये दो प्रोडक्शंस ऐसे हैं जो हमारे इस ACES से डिराइव नहीं हो रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड होगा उसमें हम सबसे पहले इसको इंक्लूड करते हैं, और इसके हेल्प से जब हम अदर प्रोडक्शंस को चेक किया तो कोई और मेंबर हमें नहीं मिला जिसके राइट हैंड साइड में ये प्रोडक्शंस कंप्लीटली हो। तो जो नहीं है उनको हम रिमूव कर दिए और ये मेरा सेट फाइनल हो गया। यानी W2 का जो मेंबर्स है वही मेंबर मेरा W3 का भी है। दोनों के मेंबर सेम होने से सिंस W2 इज इक्वल टू W3 वी स्टॉप द including the all variables, other variables, and we can derive now G dash। अब हम G dash इससे बना सकते हैं। ACES के जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं उसको हमने यहाँ पे रख लिया जो कि नॉन टर्मिनल है,
और जो टर्मिनल पार्ट है ACE उसको हमने यहाँ रखा। इन दोनों को रिमूव करने के बाद जो भी हमारे प्रोडक्शंस होंगे वो मेरे P के पार्ट होंगे और इस प्रोडक्शन का स्टार्टिंग सिंबल S है, इसलिए S को रख लिया। तो G डैश में हमारे ये मेंबर्स आ गए। अब इस मेंबर से हम इस प्रोडक्शंस को चेक किए तो S to AC, ये S to B हमारा चूंकि इस नॉन टर्मिनल में नहीं है इसलिए इसको हम डिस्कार्ड किए। A to A, C to C और E to AA और E to E को हमने G डैश में रख लिया। तो ये मेरे फेज 1 से फर्स्ट G डैश ग्रामर हमें मिल चुका और उसके प्रोडक्शंस भी मिल गए। अब फेज 2 में, फेज 2 कहता है कि सबसे पहले आप Y1 में उस फेज 1 से जो भी प्रोडक्शंस मिले उसके स्टार्टिंग सिंबल को रखिए। तो इसके स्टार्टिंग सिंबल S को हमने Y1 में रखा। अब इस S से जो भी प्रोडक्शंस प्रोड्यूस होंगे उसके सिंबल्स को हम Y2 में रखेंगे। Y1 में हमने स्टार्टिंग सिंबल रखा, इससे जो डिराइव हुए वो S to AC है, उसको हमने Y2 में ऐड कर दिया है, फ्रॉम S to AC। तो न्यू Y2 मिल गया मुझे SAC। नेक्स्ट Y3 में SAC को हमने इंक्लूड किया और इस SAC से जो भी अदर प्रोडक्शन सिंबल्स मिलेंगे उनको इंक्लूड करेंगे। S से हमें AC मिला जो ऑलरेडी हमारे सेट में है, A से हमें A मिल रहा है इसलिए इसे भी हमने इंक्लूड किया और C से हमें C मिल रहा है इसलिए इसको भी इंक्लूड किया। लेकिन अदर कोई भी ऐसा सिंबल नहीं है जिससे हम इसको डिराइव कर पाए, इसलिए इस सेट को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। जो हमारा बाकी बच गया Y4 SAC। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि Y3 और Y4 दोनों सेम है। सिंस Y3 is equal to Y4 so we can derive the next grammar G डबल डैश। और इसमें जो टर्मिनल्स हैं वो ACS होगा, नॉन टर्मिनल हमारे ACS होंगे, टर्मिनल हमारे AC होंगे और इस प्रोडक्शंस को रिमूव करने के बाद जो भी बच गया वो मेरे प्रोडक्शन P के पार्ट होंगे। स्टार्टिंग सिंबल मेरा S होगा। इस तरह से इसको आफ्टर रिमूविंग दिस प्रोडक्शंस वी गेट P इक्वल टू S to AC, A to A एंड C to C। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेथड 1 से जो भी प्रोडक्शन मिला था वही प्रोडक्शंस इससे भी मिल रहे हैं। और इसके यदि हम पार्स ट्री बनाएं तो स्टार्टिंग सिंबल से हम टर्मिनल तक जा सकते हैं, S to AC एंड A to A एंड C से C to C। तो इस तरह से हम स्टार्टिंग से टर्मिनल पे आ जा रहे हैं। ये मेरा सिंप्लीफाइड प्रोडक्शंस होगा। दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल के लिए ये ज़्यादा बेटर है। वैसे दोनों ही मेथड सही है। सो थैंक यू।